वेलकम टू द ज्ञान सागर क्लासेस। आज मैं इस वीडियो के अंदर दिसंबर 2024 में जो पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और डिटेल सॉल्यूशंस भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू पार्ट से। कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज आउट ऑफ प्री रिजर्व्स, यस कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी कर सकती है, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 और 3 और 4। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, which of the following is or are not the criteria to classify a liability as a current liability? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई नहीं होता? तो देखो, ए ऑप्शन इज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यस इट इज क्लासिफाई एज अ करंट लाइबिलिटी। बी, इट इज हेल्ड प्राइमरीली not for the purpose of being traded, this option is not classified as a current liability, so B option is the correct answer. Then next MCQ, in the notes to accounts contingent liability shall be classified as, मैंने आपको बच्चों क्लास में भी बहुत ही ज्यादा इन डिटेल कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में बताया था। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे क्या क्या चीजें कवर होती है वो हमें देखना है। तो क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट, कोई भी अगर क्लेम है जो अभी तक ये क्लासिफाई नहीं किया गया है कि हो भी सकता है एज अ डेट और नहीं भी हो सकता, तो दिस इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। The guarantee is also a contingent liability. The other money for which the company is a contingently liable, this is also a contingent liability. Then the correct option is all of the above. D is the correct answer. Which of the following, which of the following is not mandatory financial statement of general insurance company as per IRDA regulation? As per IRDA regulation, हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट मैंडेटरी नहीं होता है? तो हमें पढ़ा था हम लोगों ने क्लास में, रेवेन्यू अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये तीनों ही हम लोगों ने सीखा था इन डिटेल। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन अब उसके बाद चलते हैं बड़े क्वेश्चंस पे, और बड़े क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए। पी लिमिटेड इशूड 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each पेबल एज रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। कंपनी ने इशू किए थे 6,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, जिसपे एप्लीकेशन पे हमारा कितना है, 3 रुपए पर शेयर। अलॉटमेंट पे हमारा है 5 रुपीज पर शेयर, इंक्लूडिंग 2 रुपीज एज अ प्रीमियम। अगर हम इसका ब्रेकअप की बात करें तो 3+2, 3 इज द फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज इज द प्रीमियम एंड 4 रुपीज पर शेयर ऑन द कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे जो शेयर्स इशू करे थे वो पूरे के पूरे शेयर्स हमारे क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव, सारा का सारा मनी भी रिसीव हो गया एक्सेप्टिंग, लेकिन मिस्टर एम एक शेयर होल्डर है जो कि होल्ड करते हैं कितने शेयर्स, 100 शेयर्स। उन्होंने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे किया और कॉल मनी भी पे नहीं किया। एंड होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, एक एंड दूसरे शेयर होल्डर है जिसने हमारा कॉल मनी भी नहीं पे किया। ऑल दोज 300 शेयर्स वर फोरफिटेड, और सारे के सारे शेयर्स को कंपनी ने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 250, 300 शेयर्स जो आपने फोरफिट किए थे उसमें से आपने 250 शेयर्स को क्या किया, री इशू कर दिया क्यू को एज अ फुल्ली पेड अप एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8 पर शेयर। का प्राइस कितना था, 8 रुपए पर शेयर, यानी कि कंपनी ने जो शेयर्स री इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे इशू की, और 250 शेयर्स में एम के जो शेयर है वो पूरे के पूरे इंक्लूडेड है। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज, आपको क्या पास करना है, नेसेसरी एंट्रीज विथ नरेशन। जब क्वेश्चन में अगर आपको नरेशन बोला है तो आपको स्पेसिफिकली नरेशंस लिखने पड़ेंगे।
तो अगर आप नरेशंस नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। विथ नरेशन इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड द जर्नल एंट्री पास करनी है किसके रिलेशन में? एक तो फॉरफीचर, दूसरा री इशू। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग आपका आंसर का ही पार्ट है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे। तो फोरफीचर ऑफ एन शेयर, एम का शेयर पास फोरफीचर किया तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। एन के शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देन हम लोग 250 शेयर्स को क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या पास होने वाली? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग पूरे के पूरे जितने शेयर्स आपने फोरफीट किए हैं उतने शेयर्स अगर आप री इशू नहीं करते हैं, तो सबसे पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 250 शेयर्स पे मैंने कितना पैसा कमाया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको जो भी लॉस होगा उससे राइट ऑफ करके जो भी बाकी का बैलेंस बचेगा वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे वर्किंग पे। वर्किंग में आपने सबसे पहले टोटल शेयर्स जो इशू किए हैं वो कितने हैं आपके? 250 शेयर्स। उसमें एम का जो शेयर है वो कितना है? 100 शेयर। और एन का जो शेयर है वो कितना है? 150 शेयर्स। अमाउंट जो फोरफीट किया है आपने वो कितना है? एम का 300 शेयर्स। और अमाउंट जो फोरफीट किया है आपने 200 शेयर्स पे एन के, वो टोटल कितना है? 1200। तो एम के शेयर्स जब मैं पूरे के पूरे री इशू करूंगी तो टोटल अमाउंट मैं यूज कर सकती हूँ 300 रुपए का। अब एन के जो शेयर्स हैं, एन के मैं टोटल शेयर्स री इशू नहीं कर रही हूँ, केवल और केवल 150 शेयर्स री इशू कर रही हूँ। तो 150 शेयर्स का मुझे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारा कितना निकलेगा? मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रही हूँ उसके लिए। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे? 200 शेयर्स पे अगर हम 1200 रुपए कमाते हैं तो 150 शेयर्स पे हम लोग कितना पैसा कमाएंगे? तो 1200 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 200। तो इससे मेरा क्या निकल के आएगा? फोरफीचर अमाउंट ऑन 250 शेयर्स पे मेरा निकल के आएगा कितना है हमारा? 1200। अब 1200 अमाउंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे? 1200 में से लॉस आपको कितने का हुआ? 500 का आपको लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली आपका जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा अमाउंट दैट इज 700। 700 इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो ये थी हमारी बच्चों अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू फोरफीचर एंड द रेशियो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके। पार्ट नंबर बी, आकाश लिमिटेड हैज इशूड कितने शेयर कितने डिबेंचर्स उसने इशू करे? 2000 डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो कि कब रिडीम हो रहे थे? 5 साल के पीरियड के बाद। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, these debentures were redeemable at a premium। और ये 2000 डिबेंचर्स है जिनका जो रिडम्पशन होने वाला है वो 5% के प्रीमियम पे आप क्या कर रहे हो? रिडीम कर रहे हो। द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो हैड द ऑप्शन। और डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी शेयर में भी क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। option at the time of redemption to convert 20% of their holding into the equity share। तो कितना परसेंट कन्वर्ट का ऑप्शन दिया? 20% कन्वर्जन का ऑप्शन दिया into the equity shares of ₹10 each at a price of ₹20 पर शेयर। जिसका फेस वैल्यू कितना था? 20 रुपए का, लेकिन आज उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो आपकी कितनी चल रही थी? 20 रुपीज चल रही थी। एंड गेट द बैलेंस इन कैश। बाकी का जो भी बैलेंस था वो आपको किस में पे करना था? डिबेंचर होल्डर्स को कैश में पे करना था।
डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग ₹40,000। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, उसका अगर आप 20% करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 40,000 रुपए के जो डिबेंचर्स हैं, उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि वो डिबेंचर्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू द इक्विटी शेयर्स एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला आपको सॉल्व बताना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे। दूसरा आपको कंप्यूट करना है कितना कैश पे करोगे फॉर द रिडम्पशन ऑफ 40,000 डिबेंचर होल्डर्स। जो 40,000 डिबेंचर होल्डर्स है उनको आप कितना कैश पे करने वाले हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा आपको बताना है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द कन्वर्जन, कन्वर्जन की एंट्री भी पास करनी है और रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 20% डिबेंचर्स हैं आपके, जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं आपके किस में? इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स इंटू 20% करेंगे तो 40,000 के डिबेंचर्स आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। रिडम्पशन अगर आपका किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो 40,000 तो आपको देना ही है, प्लस 5% प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे भी करना है। तो 40,000 प्लस 5% ऑफ 40,000, तो आपको टोटल जो पे करना है वो 42,000 का पे करना है। फिर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, तो नंबर टोटल जो पेमेंट है वो कितना है? 42,000। एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितना है? 20 रुपीज। अरे फेस वैल्यू से मतलब नहीं होता है, जो आज मार्केट में शेयर का जो प्राइस चल रहा है उतना उससे मतलब होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 रुपीज आपका क्या है? इशू प्राइस है जो आज मार्केट में चल रहा है। एक शेयर को देने, एक शेयर जो आप दे रहे हो वो 20 रुपीज का दे रहे हो। तो अगर आपको 42,000 का पेमेंट करना है तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो 42,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, तो 2100 इक्विटी शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। 2100 इक्विटी शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका कैलकुलेट द कैश पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ 40,000 डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर को आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा? जब हम डिबेंचर होल्डर को ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ भी कैश देने की तो जरूरत ही नहीं है। तो जीरो नील, कुछ भी कैश पे करने की जरूरत नहीं है इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ड्यू एंट्री की। ड्यू एंट्री, तो ड्यू करने वाली एंट्री आपकी क्या है? 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो टोटल आपको जो पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को वो कितना करना है? 2,10,000 का पेमेंट करना है। उसके बाद अगर आप कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में तो कन्वर्जन की एंट्री पास करनी है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपका कितना आ जाएगा? 21,000 एंड टोटल जो आप पे करोगे दैट इज 42,000। पे मतलब कन्वर्ट करना है। और डिबेंचर होल्डर को बाकी का बैलेंस आप कैश में पे करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 16,80,000 एंड 16,80,000। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर बी भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको P&L भी बनाना था और बैलेंस शीट भी बनाना था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। Alpha Limited provides the following trial balance as on 31st of March 2024। आपको क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं और काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैपिटल आपको दे रखा है, जनरल रिजर्व हो गया, P&L, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स यानी कि आपको इंटरेस्ट जो पे करना है 3 लाख पे 10%, यानी कि टोटल जो आपको करंट ईयर में इंटरेस्ट जो पे करना है वो है 30,000। तो डिबेंचर्स आ गया, मोटर वैन, देन उसके बाद आपका मशीनरी, बिल्डिंग, 12% लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गया, सेल्स माइनस सेल्स
रिटर्न आप करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका कितने का दिख रहा है? 22,500 का। 22,500 आपने पे किया है तो वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, लेकिन आपने करंट ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? 30,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है 7,500 जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रह गया है। परचेजेस आपका आ गया 36 लाख। परचेजेस में से आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक आपको सीधा सीधा दे रखा है क्लोजिंग 3 लाख का। डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट है तो दैट मीन्स इट इज अ एक्सपेंस। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड आपके अदर एक्सपेंसेस में जाने वाले हैं। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स ये भी आपका अदर एक्सपेंसेस में। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी आपको इनकम हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, वो आपकी अदर इनकम का पार्ट बनेगा, दैट इज पीएनएल के अंदर अदर इनकम में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके बैलेंस शीट में जाने वाला है। ट्रेड पेएबल्स भी आपके बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, बेड डेट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुटी फंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट है। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? पी&एल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ईयर एंड पे कितना दे रखा है? 3,50,000। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन रेट्स दे रखा है। मोटर व्हीकल पे 10%, मशीन 20% एंड बिल्डिंग इज 5%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल क्वार्टरली एंड द लास्ट क्वार्टर्स इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड। जो आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना होता है वो आपको क्वार्टरली पे करना है। और आप भी, और क्वेश्चन ने खुद ने बोला कि जो लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो अक्रू तो हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। तो पे नहीं हुआ तो हमको ट्रायल बैलेंस से भी देख के पता चला कि 7,500 अभी भी हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग चल रहा है। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 25,000। आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 10 लाख के। अगर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, ट्रायल बैलेंस में जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 10 लाख के हैं। 10 लाख में से 10 लाख आपके टोटल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें से 25,000 कौन से किस से ड्यू है? आपके मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स आपके डेटर्स है उनसे ड्यू है। हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, जो कि क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया। only 25 paisa in rupee is expected to be recoverable from him। केवल और केवल मुझे उससे, जो मिस्टर एक्स है, उससे मुझे कितना पैसा रिकवर हो रहा है? 25 पैसा, यानी कि 0.25 लिख सकते हैं ना। तो कितना रिकवर नहीं हो रहा है? 0.75। तो ये अब हम क्या कर लेंगे, इस पे प्रोविजन पूरा का पूरा 100% बना देंगे, यानी कि 25,000 का 75 पैसा करेंगे। इस पे जो प्रोविजन बनेगा वो पूरा का पूरा 100% मेरा प्रोविजन बन जाएगा। और बाकी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम हिम। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स, आपको क्या करना है? प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। कितना परसेंट? 2% ऑन अदर ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि बाकी के बचे हुए ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी कि 10 लाख में से अगर आप 25,000 को माइनस करेंगे उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? 2% का, 2% का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स आपको कितना है? इनकम टैक्स आपको 1.5 लाख का प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। उसके बाद the directors proposed a dividend 10% on the paid up capital, यानी कि अभी तक डायरेक्टर्स ने क्या किया है? प्रपोज ही किया है, कोई फाइनल डिक्लेरेशन नहीं दिया। तो जब तक फाइनल डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक हम इसका इफेक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं। तो हमारा एज अ डिस्क्लोजर की तरह जाएगा प्रपोज डिविडेंड for the paid up capital for the year ended 2023 and 2024 transfer to be paid to जनरल रिजर्व। आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफर भी करना है जनरल रिजर्व में, दैट इज ₹1 लाख का। अब प्रिपेयर द स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट और लॉस बनाना है एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है एज ऑन दैट डेट। नोट्स शुड फॉर्म
पार्ट ऑफ द आंसर। जो भी नोट्स अकाउंट्स हैं वो भी आपके आंसर का पार्ट माना जाएगा। बच्चों ये अगेन हमारी क्लास में हमारा करा हुआ क्वेश्चन है, हमने क्लास में प्रैक्टिस किया था ये क्वेश्चन, और 14 नंबर का सेम क्वेश्चन आपका उठकर आ गया है एग्जाम में। तो इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं और किस तरीके से इसका प्रॉफिट और लॉस बनेगा एंड बैलेंस शीट बनने वाला है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका टोटल जो सेल्स थी वो लाख थी, उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो 57 लाख इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम में आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, की कितनी थी आपकी 24,000। तो ये आपकी आ गई टोटल इनकम। टोटल इनकम में से अगर आप माइनस करेंगे अपने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में अगर हम देखें तो परचेजेस आपका क्या होगा, परचेजेस में से आप माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, तो 32 लाख की आपकी परचेजेस आ जाएगी। चेंजेस इन इन्वेंटरीज दैट इज ओपनिंग माइनस अगर आप क्लोजिंग करेंगे तो नेगेटिव का 50,000 आएगा। नीचे एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग दे रखा था और ओपनिंग आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था। उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट में आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट आ जाएगा। 22,500 तो आपने पे कर दिया, बाकी जो आउटस्टैंडिंग है वो भी तो आएगा करंट ईयर में P&L के अंदर। तो आपका पूरा का पूरा 30,000 फाइनेंस कॉस्ट आ गया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मोटर वैन, बिल्डिंग और हमारा फर्नी प्लांट एंड मशीन, इस पे आपको टोटल डेप्रिसिएशन अभी हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में भी दिखाऊंगी मैं आपको, टोटल जो आएगा वो 5 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा। अदर एक्सपेंसेस भी के लिए भी हम लोग नोट नंबर देखने वाले हैं। फिर आपके पास क्या आएगा, टोटल ऑफ इनकम में से आप टोटल ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 8,26,250। इसमें से आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस करेंगे 1,50,000 का, तो आपके पास जो पीबीटी पीएटी आएगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,76,250 का आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको सीधा सीधा दे रखा है 30 लैक्स का। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी मैंने नोट बनाया है, नोट हम लोग देखेंगे अभी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका, डिवेंचर्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर आपका ट्रेड पेबल्स के नाम से ही आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह जो आपने बनाया था 1.5 लाख का, तो ये आ जाएगा। और अदर करंट लाइबिलिटी में आपका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रह गया ना 7,500 का, तो वो आ जाएगा। तो ये 7,500 और टोटल ऑफ लाइबिलिटी आएगा आपका 48,33,750 का आपका टोटल लाइबिलिटी निकल के आएगा। उसके बाद असेट साइड की बात करें तो असेट साइड में आपका नॉन करंट असेट में सबसे पहले आएगा पीपीई। पीपीई का भी बच्चों मैंने नोट नंबर बना रखा है, दैट इज नोट नंबर 4। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगा, दैट इज 2 लाख का। उसके बाद आपके आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आएगा आपका इन्वेंट्री, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 3,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका भी मैंने आपको नोट नंबर बना के दिया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में से दिखना है, और अदर करंट असेट इज निल। अब चलते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स पे। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट्स बना रखा है, जिसमें आपकी सैलरीज आएगी। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुइटी फंड अगर आप करते हैं 1 लाख का, तो आपके पास टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएगा 7,72,000 का। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अदर एक्सपेंसेस में आपका डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको ओरली वैसे ही जब क्वेश्चन रीड कर रहे थे तब भी बताया था, और यहाँ पर भी देख लेते हैं। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, इतने का आपको पूरा 100% प्रोविजन बनाना है। और 10 लाख में से 10 लाख में से आप माइनस करेंगे क्या, 25,000, और उस पे 2% का प्रोविजन बनाएंगे, तो टोटल जो प्रोविजन बनेगा वो आपका बनेगा 38,250 का। जब आप अदर एक्सपेंसेस का सबका टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा 4,45,750 आपका टोटल निकल के आएगा। अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आपको ओपनिंग प्रॉफिट लिखना है। जनरल रिजर्व में आपका 2 लाख का ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, 1 लाख आप अभी ट्रांसफर करेंगे करंट ईयर में, तो टोटल जो जनरल रिजर्व हो गया वो आपका 3 लाख है। इसमें ओपनिंग पी एंड एल लिखेंगे, ओपनिंग पी एंड एल में फिर करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 8,76,250, और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस इज 11,76,250। उसके बाद पीपीई की बात करें, पीपीई में हमारे तीन है, दैट इज मोटर वैन,
4 लाख का आपका टोटल वैल्यू है, उसपे डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रहेगा 10%, 40,000 का। तो इस ऐसे आपका मोटर वैन का भी आ जाएगा, मशीनरी का, बिल्डिंग का, और टोटल करेंगे तो पीपी का आपका टोटल कितना निकल के आएगा 31 लाख का निकल के आएगा। और डेप्रिसिएशन की भी बात करें, जो हमने पी&एल में चार्ज किया है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसमें 40,000 प्लस 4 लाख, टोटल हो गया 4,40,000, 4,40,000 प्लस 60 दैट इज 5 लाख का वो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने दिखाया है। उसके बाद आपका आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर सबसे पहले पूरा का पूरा 10 लाख का हमारा अमाउंट है। उसमें से अगर आप प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, तो आपका करंट ईयर में जो आपने प्रोविजन बनाया है वो माइनस करेंगे, दैट इज 38,250 का। तो फिर क्या निकल के आएगा 9,61,750, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। अब इसी के साथ बच्चों आपका एक क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स चैप्टर का है, जिसमें आपको सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। द बुक्स ऑफ अ बैंक इंक्लूड अ लोन। तो आपने लोन लिया है, कितने रुपीस का लोन लिया है, 15 lakhs का, एडवांस ऑन 31 December 2022 के अंदर। इंटरेस्ट चार्जेबल, जो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है वो कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10%, जो कि कंपाउंडेड क्या हो रहा है, क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या, कि हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होना, दैट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। द सिक्योरिटी फॉर द लोन इज 21,000 शेयर्स। जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी दी है वो आपने 21,000 शेयर्स की दी है। कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले, इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसकी वैल्यू कितनी चल रही है अभी, 80 रुपए चल रही है। देयर इज नो रीपेमेंट, और आपने कोई भी रीपेमेंट नहीं किया है लोन का। कब तक नहीं किया, 31 मार्च 2024 तक आपने कोई भी लोन का रीपेमेंट नहीं किया, इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट। जो भी अपना इंटरेस्ट भी अक्रू हो रहा था ना, उसका भी आपने रीपेमेंट नहीं किया। ऑन 31 March 2024 द वैल्यू ऑफ शेयर्स डिक्लाइन, मतलब 31 मार्च 2024 को अब आपकी जो वैल्यू पहले 80 की थी, अब वो डिक्लाइन हो गई, कितनी हो गई है 70। तो बच्चों 80 की तो कोई रेलेवेंस अब बची नहीं है। जो आज का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, हम उसी की वैल्यू रियलाइज करेंगे, क्योंकि हम जो सिक्योरिटी की जो वैल्यू लेते हैं वो कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो आज हमें रियलाइज होगी। तो आज हमें जो रियलाइज होगी वो तो 70 रुपए के हिसाब से होगी, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू शेयर्स की क्या हो गई है, डाउन हो गई। ठीक है। हाउ वुड यू क्लासिफाई द लोन एज अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आपको क्लासिफाई करना है कि कितना लोन आपका सिक्योर्ड है, कितना आपका अनसिक्योर्ड है इन द बैलेंस शीट स्टेट विद द चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन के पास। जो कंप्यूटेशन आपने किया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का, टोटल लोन आपका जो आउटस्टैंडिंग रह रहा है वो हम क्लासिफाई किस दिन पे कर रहे हैं, 31 मार्च 2024 पे आपको क्लासिफाई करना है कि आपका कितना पोर्शन सिक्योर्ड है और कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है। तो लोन जो आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2022 के अंदर, वो आपने कितना लोन ले रखा है, 15 लाख। लेकिन बच्चों आपने कुछ भी पेमेंट रीपेमेंट नहीं किया, ना तो लोन का रीपेमेंट किया ना ही इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है मेरा अक्रू होता जा रहा था, तो अक्रू होगा तो हमारा लोन का अमाउंट भी बढ़ेगा। कितना लोन का अमाउंट बढ़ेगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा उतने से मेरा लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी है आपका, वो हम लोग वर्किंग नोट में मैंने बना के रखा है आपके लिए। तो हम लोग वर्किंग नोट अभी देखने वाले हैं, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, चलो पहले देख ही लेते हैं वर्किंग नोट हमारा किस तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कंप्यूट किया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कब तक की कैलकुलेशन करनी है, 31 मार्च 2024 तक की आपको टोटल कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना है। क्वार्टर एंडिंग आपका कितना है, 31 मार्च 2023। पहला आपने लोन कब लिया था, 31 दिसंबर 2022 को आपने लोन लिया था। पहला क्वार्टर कब एंड होगा, जब आपका इंटरेस्ट अक्रू होगा, 31 मार्च 2023 में आपका अक्रू होगा। तो 31 मार्च 2023 पहला क्वार्टर खत्म हो गया। दूसरा क्वार्टर आपका कब आएगा, 30/6/2023। नेक्स्ट क्वार्टर 30 सितंबर, नेक्स्ट क्वार्टर 31 दिसंबर, एंड आखिरी में जो लास्ट क्वार्टर रहेगा आपका वो 31 मार्च 2024।
ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मुझे निकालना है कि हर क्वार्टर में मेरा कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रह रहा है। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, हर क्वार्टर में कंपाउंडेड हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल कितना है आपका लोन। फर्स्ट क्वार्टर में तो 15 लाख, उस पे 10% का आपका इंटरेस्ट रेट है, और आप कितने महीने का निकाल रहे हैं, तो 3 महीने का। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये 10% जो रेट है वो पूरे साल का मुझे दे रहा है। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 37,500। अब 37,500 नेक्स्ट क्वार्टर जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो 15 लाख में आपका क्या जुड़ जाएगा, 15 लाख प्लस 37,500, ये भी हमारा क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी मुझे क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 15,37,500, इस पे आप 10% का रेट लगाएंगे, और 3 महीने का अगेन मुझे इस क्वार्टर का इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 38,438। अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी क्वार्टर्स का करेंगे, और टोटल जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा दैट इज 1,97,112 आएगा। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप कहाँ जाके लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर जाके लिखेंगे, और टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन अब हो गया 31 मार्च 2024 तक, वो कितना हो गया, 16,97,112। उसमें माइनस करेंगे जितने की भी आपने क्या दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है, उससे कितना वैल्यू रियलाइज हो रहा है अभी, 70 रुपए। कितने शेयर्स पे, 21,000 शेयर्स पे। तो 21,000 शेयर्स पे अगर आप वैल्यू करेंगे 70 रुपए के हिसाब से, तो 14,70,000 आपका टोटल वैल्यू निकल के आएगा, रियलाइजेशन वैल्यू। ये आपका क्या है, ये आपका सीधा सीधा क्या है, सिक्योर्ड पोर्शन। तो अगर आप टोटल में से सिक्योर्ड पोर्शन हटा देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन। और इसको आप अनसिक्योर्ड पोर्शन, तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया है, सिक्योर्ड पोर्शन इज 14,70,000 और अनसिक्योर्ड पोर्शन इज 2,27,112। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर बी। और पार्ट नंबर बी में बच्चों अगेन हमारा स्टडी मैट का ही क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बस अमाउंट का इधर उधर है, बाकी पूरी एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ सेम दे रखा है। और ऐसे हमने क्लास में बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, तो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को भी। The revenue account of an insurance company shows the life assurance fund on 31st of March 2023 पे आपको कितना दे रखा है, 30 lakhs दे रखा है, बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। ये जो नीचे आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको कंसिडर करे बिना आपका जो लाइफ अश्योरेंस फंड आ रहा है वो कितना है, 30 लाख रुपीज का। तो मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द लाइफ अश्योरेंस फंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव ओमिशन। ये जो आपने ये पांचों जो आइटम्स है जो आपने ओमिट कर दिए, इसको कंसिडर करने के बाद आपका लाइफ अश्योरेंस फंड क्या आएगा, वो मुझे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये है आपका लाइफ अश्योरेंस फंड, हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका लाइफ अश्योरेंस फंड लिखेंगे 30 lakhs, उसमें ऐड करेंगे क्लेम्स अंडर री इंश्योरेंस क्लेम्स, दैट इज योर इनकम। तो हम ऐड करेंगे बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। बोनस आपने यूटिलाइज कर लिया प्रीमियम को रिडक्शन करते हुए, यानी कि एक बार तो आपकी प्रीमियम इनकम मानेंगे, दूसरा आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, बोनस भी पे करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, दूसरी बार हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी, दैट इज आपने कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस पे आपका इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है, अभी मिला नहीं है तो इनकम ही। तो आप क्या करोगे, उसे ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम इज ऑल्सो अ इनकम, दैट इज ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, और माइनस करेंगे क्लेम्स इंटिमेटेड बट नॉट एडमिटेड। तो क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड का मतलब, आपने क्लेम इंटीमेट तो कर दिया लेकिन अभी तक इंश्योरेंस कंपनी ने उसे एडमिट नहीं किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते ही इंश्योरेंस कंपनी के नॉलेज में तो आ गया, तो वो अभी इसका क्या मान लेगा, अभी खर्चा नहीं हुआ लेकिन उसे इन फ्यूचर तो क्लेम देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसे लेस कर दिया। और लाइफ अश्योरेंस फंड आफ्टर कंसिडरिंग द अबव ओमिशन हमारा कितना निकल के आया, 29,99,550। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम लोग रीड कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेम एज द प्रीवियस ईयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको कितना दे रखा था,
450। एम्प्लॉइज टर्नओवर रेट आपको कितनी दे रखी है? 8%। बोनस पेड टू ईच एम्प्लॉय लास्ट ईयर कितना दे रखा है? आपने लास्ट ईयर में जो बोनस पे किया था दैट इज ₹3 लाख। इंक्रीज इन बोनस रेट ड्यू टू द इन्फ्लेशन। आपने बोनस रेट बढ़ा दिया किसकी वजह से? इन्फ्लेशन रेट की वजह से, दैट इज 6% एज पर द कंपनीज रेगुलर प्रैक्टिस। आपको क्या करना है? निकालना क्या है? कैलकुलेट करना है लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज एज पर इंड एस 19। इंड एस 19 के हिसाब से आपको क्या करना है? एक्सपेंस निकालना है और कितनी लाइबिलिटी है हमारी कंपनी की वो हमें निकालनी है। ऑल्सो स्टेट अंडर विच कैटेगरी दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट विल बी क्लासिफाइड। आपको ये भी बताना है कि एम्प्लॉय बेनिफिट किस कैटेगरी में आपका क्लासिफाई होगा। दैट इज शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अदर लॉन्ग टर्म और टर्मिनेशन। हमें इन चारों में से एक बताना है कि किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। तो ये कैटेगरी में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी कैटेगरी में होगा। सबसे पहले हम लोग ऐसा एक्सपेंस कितना आपको बोनस पे करना है वो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैटेगरी भी डिस्कस। तो क्वेश्चन है इसका, बोनस पेबल, बोनस जो आपको पे करना है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपने बोनस जो पे कर रहे थे वो 3 लाख का था, उसमें आपने इन्फ्लेशन और जोड़ दिया। कितना परसेंट इन्फ्लेशन है आपका? 6%। तो आप करंट ईयर में जो आज बोनस देंगे वो कितना देंगे? 3,18,000 पर एम्प्लॉय देने वाले हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपका टर्नओवर रेट कितना है? हर बार आपका जो एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट है कम होता जा रहा है 8% से। तो 450 माइनस 8% ऑफ 450 तो कितना आ जाएगा? 414 एम्प्लॉयज। तो आपको बोनस कितना पे करना पड़ेगा? 3,18,000 का तो आपका टोटल है, पर ईयर बोनस, पर एम्प्लॉई बोनस है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल प्रोविजन बोनस आ जाएगा। तो अब इस बोनस को हमें पे करना है, तो इसके लिए हम क्या बना देते हैं? प्रोविजन। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं? आप डेबिट कर रहे हैं टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट, और एज अ एक्सपेंस की तरह आप इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। उसके बाद कंसिडर करना है कि ये जो बोनस आप पे कर रहे हो दैट इज द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म, या फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट या टर्मिनेशन। तो हम लोग बताऊं बच्चों, जब हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, सैलरी देना, वेजेस देना, बोनस देना, ये सब आपका किसका पार्ट माना जाता है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पार्ट माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द शॉर्ट टर्म। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन का आपका बी पार्ट। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको क्या निकालना है? आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना, केवल और केवल कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। और आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? net profit before tax, before taking into account the income tax। इनकम टैक्स को कंसिडर करने से पहले आपका प्रॉफिट, बट आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। आपका कितना दे रखा है? 10 लाख। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द आइटम्स कितना है? 10 lakhs का। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अभी वापस से क्या करना पड़ेगा? अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है तो मुझे वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, तो हम इसे वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये भी हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, वापस से हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा इस प्रॉफिट में। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, आपका कितना है बुक वैल्यू? 1,50,000। जिसकी बुक वैल्यू 1,50,000 थी, जिसको आपने कितने में बेच दिया? 1,60,000 में। तो प्रॉफिट आपको कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया आपको 10,000 का आपका प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है आपका अगर ये सारे आइटम कंसिडर है तो प्रॉफिट अगर जुड़ा हुआ है तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है बच्चों, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें ये प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की
पे उस पे आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको फिर से इसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने जो इनकम टैक्स पे किया है वो कितना पे किया, 5,25,000। और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल आपका कितना दे रखा है, 1/4/2023 का 5,86,000। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो भी आपका चेंज है, तो चेंज आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो रहा है। पहले 5,86,000 था, अब कितने का हो गया, 6,39,000 का। तो आपने वर्किंग कैपिटल में और इन्वेस्टमेंट और डाला होगा पैसा। तो पैसा डालने का मतलब क्या, आपका आउटफ्लो हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी हम लोग फटाफट से। यस, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है 10 lakhs का। उसमें आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ऐड करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऐड करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसमें लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। तो ये करके उसमें आपका टैक्स जो भी आपने पे किया वो भी सब माइनस करके आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आएगा, दैट इज 8,67,000। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी के साथ बच्चों हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए थे वो कंप्लीट हुए। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं जो अपना ऑडिट का रिव्यू है। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग के जो 5 आपके एमसीक्यू हैं वो तो आपके अकाउंटिंग से हैं, और जो रिमेनिंग आपके एमसीक्यू 10 वो ऑडिट से आए हैं इस बार। एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, ऐसे 600 डील्स इन मैटर। देखो जो अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो अपना 600 रहता है वो किसका रहता है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। इसके बाद में है SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, ये जो अपना पार्ट ए में से आया क्वेश्चन। ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो है आपको कितने टाइम के लिए मेंटेन करने होते हैं, ये अपन ने लिखा है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था, 7 ईयर्स के लिए आपको मेंटेन करना रहता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिलेटेड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो अपना स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है SA 230। के बाद में क्या रहता है, जो आपका कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करता है रिपोर्ट, ये मैंने आपको लिखवाया भी था इंपॉर्टेंट, अपने जो CRA के 4 फॉर्म्स होते हैं, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करता है, का फॉर्म क्या रहता है, CRA रहता है। ठीक है? के बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो अपना ICS होता है फाइनेंशियल वाला, के बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, इम्प्रूव कंट्रोल्स, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ट्रिकलिंग डाउन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टर, ऑल ऑफ द अबव, ये आपके सारे के सारे बेनिफिट्स आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑडिटर एप्रीहेंड्स अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। देखो ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटरनल चेक, इंटरनल चेक मतलब इंटरनल कंट्रोल्स में आएगा, कंट्रोल की वजह से जो रिस्क होती है हमने पढ़ा है वो कौन सी है, कंट्रोल रिस्क होती है। के बाद क्या बोला, अगर एडवांसेस मेड बाय अ बैंक तो उसको क्या चेक करना है, सब्सिडी लेजर ओवरड्यू सारे ही उसको चेक करने हैं, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका रहता है नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल। टेम्पररी ऑडिट फाइल का क्या पार्ट नहीं, दो टाइप के ऑडिट फाइल्स होते हैं ना, करंट ऑडिट फाइल या टेम्पररी, एक परमानेंट ऑडिट फाइल रहती है। तो इसमें क्या बोला, कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें देखो एनुअल रिअपॉइंटमेंट आता ही है क्योंकि एनुअल है, प्रोग्राम भी आ जाएगा, मिनट्स भी आ जाएंगे क्योंकि वो रिलेटेड मीटिंग्स है उसी साल की। डी वाला आपका यहाँ पे परमानेंट में आएगा, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल द कंपनी। के बाद देखो क्या बोला है पॉइंट नंबर, जो आपका नेक्स्ट है, फॉलोइंग नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो, कारो के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। तो अपने जो पॉइंट्स पढ़े थे, इन्वेंट्री भी था उसमें, डिपॉजिट भी था, रीपेमेंट ऑफ लोन भी था, रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ये नहीं था। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। और इसके बाद में आपका लास्ट है रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। ये देखो अपन ने सेक्शन 139 किया था, सब सेक्शन क्या है आपका यहाँ पे, सब सेक्शन
9 में आपका ये रहता है। क्वेश्चंस अगर अपन देखें जो अपने 7 मार्क के क्वेश्चंस आए वो तो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इस बार तो इवन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी आपका दिसंबर 23 वाला पेपर है उसकी भी रिपीट, तो आई होप सबका क्वेश्चन जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो क्वेश्चन 6 क्या बोला है, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक के बारे में आपको पूरा लिख देना है, अपन ने लिखा है कॉपी में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन आपको कंपनीज एक्ट और सेबी के अकॉर्डिंग सेक्रेटेरियल ऑडिट हमने पढ़ाई था, वो आपको लिखना है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद क्या बोला, डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट सर्टिफिकेट, अगेन हमने टेबल बनाई थी डायरेक्ट। एनएफआरए का रोल पूछ लिया डिटेल में, देखो एकदम किसी क्वेश्चंस आए हैं इस बार आपके। क्वेश्चन 8A देखो क्या बोला है, अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछा है, डिजाइनिंग एन इलेबोरेट प्लान फॉर दिस असाइनमेंट। आपको प्रिपेयर करना है इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बी टेकन बाय हिम फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो वो आपको सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखने थे, तो वो हमने पूरा लिख रखा था कॉपी में, आपको डायरेक्ट उस अकॉर्डिंग आंसर। एंड देन जो बी है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ होस्ट, सेक्शन 139 है। हाँ, सो आई होप सबका जो पेपर है ऑडिट का तो वो कल है तो